क्या लग रहा है कि इस बार अंतर जो है वोट का वो आप लोग का इधर-उधर होगा या फिर एक डर भी है कि कहीं हम लोग लूज़ ना कर जाएँ? देखिए हमारे क्षेत्र में सांसद नहीं आए, हमारे गांव में सांसद नहीं आए, तो इस प्रकार का एक वातावरण जो है थोड़ा निर्माण हुआ था। मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं हुआ था। तो ऐसे 5 बड़े काम आप क्या गिनाएँगे उनको ताकि आपको लगे कि नहीं ये साइलेंट वोटर जो है वो मेरे पक्ष में मतदान करेगा? उन्होंने भी कहा है कि अब जब हमारा दौरा हो रहा है, उन्होंने भी कहा है कि हम क्या क्या काम किए हम सब बताएंगे और बता भी रहे हैं। इनकी उपस्थिति जहाँ नहीं रही, आप लोगों ने उनकी उपलब्धि को बताने का काम नहीं किया, या मोदी जी के से जोड़ के और एनडीए की उपलब्धि को लेके बताने का काम नहीं किया। अब इस प्रकार का एक मंथन सभी जगहों पर चल रहा है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले हम पेटरवार और बाकी उसके अगल बगल के क्षेत्रों में घूम रहे थे यह जानने के लिए कि गिरिडीह लोकसभा में क्या सियासी खिचड़ी पक रही है। उसके बाद जैसे ही हमारा आगमन जैना मोड़ में हुआ जहां हम चाय के लिए रुके, वहां अचानक झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी गाड़ी रुकी और इसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं की भी गाड़ी रुकी। हमने कहा जब नेता आ रहे हैं और जब उनका मूवमेंट जो है वो बहुत बढ़ गया है गिरिडीह में, तो क्यों न उनसे राय मशवरा ली जाए, उनसे समझा जाए कि गिरिडीह में इस वक्त चल क्या रहा है। हमारे साथ कई लोग हैं। मैं तो पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस फ्रेम में जितने लोग हैं ये बीजेपी के हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और इन लोगों की गाड़ी रुकी तो हमने सोचा जरा हालचाल पूछ लिया जाए, पता किया जाए कि बीजेपी क्या प्लान कर रही है। सबसे पहले कुछ लोगों से हम लोग बातचीत शुरू करें, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, मैं चाहता हूं कि आप ही एक बार इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को अपना दे दें। क्या नाम हुआ आपका और आप क्या करते हैं? मेरा नाम प्रकाश सेठ हुआ जी और मैं पूर्व मेयर हूँ, जी पूर्व डिप्टी मेयर इलेक्टेड। और अभी मैं ये जो गिरिडीह लोकसभा है, जी। इस लोकसभा का संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आप संयोजक हैं। जी। पहले तो यही बताइए हमारे दर्शकों को, एक तो पार्टी का पद बहुत अलग अलग तरीके का होता है ना, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को भी ये समझ में आए कि संयोजक का मुख्य काम क्या होता है और एक लोकसभा चुनाव में संयोजक की अहम भूमिकाएं क्या क्या हैं? देखिए, पार्टी जब चुनाव लड़ती है जी। तो अपने ढंग से वो संरचना खड़ी करती है। तो ये जो लोकसभा का जो संयोजक है, ये पूरे लोकसभा का जो 6 विधानसभा है उसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ का संयोजन का काम करता है। जैसे कहाँ हमारी बैठकें हुई, पार्टी द्वारा जो बैठक निर्धारित होती है, कहाँ हमारी बैठक हुई, कहाँ नहीं हुई, जहाँ नहीं हुई हमारी हमको बैठक करवाना है। हमारी जो संरचना के अंदर हमारे जो मंडल हैं, उस मंडल की एक्टिविटीज़ के बारे में पूरा फीडबैक देना, कैसे करना है नहीं करना है। तो पार्टी का जितना भी एक्टिविटीज़ है वो जो पार्टी के द्वारा तय है वो भी, और जो अपने से अगर कुछ लगता है सभी मंडलों में कार्यकर्ताओं की ये काम करने से हमारा और वोट का परसेंटेज बढ़ेगा, तो वैसे कामों को भी हमारे कार्यकर्ता करते हैं। तो इन तमाम लोगों को का संयोजन करने का काम वो संयोजक का होता है। तो निचले स्तर पे बैठक के बाद और मंडल अध्यक्षों के साथ बातचीत करने के बाद क्या ये फीडबैक आपको मिला कि यहाँ से गिरिडीह से वर्तमान सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी का मूवमेंट क्षेत्र में बहुत कम रहा है? क्या ये इनपुट आप लोगों तक पहुँची या फिर एक तरह से अच्छी बात बता दी गई कि नहीं बहुत अच्छी तरीके से उनका मूवमेंट रहा है 5 साल का? क्योंकि हम जब क्षेत्रों में जा रहे हैं तो साफ लोग सवाल यही करते हैं कि फील्डिंग टाइट नहीं रहा चंद्रप्रकाश चौधरी का 5 साल। तो आप लोग को भी ये इनपुट मिला? देखिए, एक बात है कि एक तो लोकसभा का क्षेत्र इतना बड़ा होता है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। और नहीं, आप बात सुनिए हमारी पहले। लोकसभा क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी बड़ा होता है और कोई भी सांसद का सारे मंडलों में, सारे गांवों में जाना संभव ही नहीं होता, क्योंकि उसको काम भी करना है, सत्र भी अटेंड करना है और बहुत सारी जो सरकारी मीटिंग्स होती है उसको भी देखना है और जनता का काम भी करना है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस जनता ने हमको वोट दे के जिताया है उसके प्रति एक जवाबदेही होती है और वो हर सांसद चाहता है कि वो उस जवाबदेही का हम निर्वहन करें। तो कई बार होता है कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत रहती है कि वे हमारे क्षेत्र में सांसद नहीं आए, हमारे गांव में सांसद नहीं आए। तो इस प्रकार का एक वातावरण जो है थोड़ा निर्माण हुआ था। मैं नहीं कह सकता हूं कि नहीं हुआ था, लेकिन ये जब कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए थे उसके पहले इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, कैंडिडेट का सब जगह भ्रमण होना शुरू हो गया, सारे मीटिंग्स वगैरह, सारे सभाओं में इनका जाना आना शुरू हुआ,
इन्होंने कहा भाई कि हमने आपकी जो अपेक्षा थी हमारे संसद बनाने के बाद कि ये काम हो, उस काम को हमने किया है। हालांकि जनता तक ये बात नहीं पहुंच पाई। हमने काम किया है और उसका हम आने वाले दिनों में हमारा जब प्रवास चलेगा, हम सारा कहाँ कहाँ हमने क्या किया उसको हम बताने का काम करेंगे। तो यह जब बात अब चल रही है तो धीरे धीरे जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे अब समाप्त हो गया। ठीक है, मैं चूंकि आप संयोजक भी हैं गिरिडीह लोकसभा सीट से, बीजेपी के आप संयोजक हैं, आप जाहिर है कि जब आप जाएंगे, है ना, आप निचले स्तर पर जाएंगे, आप प्रखंडों में जाएंगे या फिर आप विधानसभा के स्तर पर जाएंगे, तो जाहिर है कि जो बीजेपी का जो वोटर नहीं होगा, जो न्यूट्रल वोटर है, जो साइलेंट वोटर है, वो आपकी बात सुनेगा। तो आप उसको 5 ऐसे क्या काम बताएंगे चंद्र प्रकाश चौधरी के, प्रधानमंत्री मोदी के नहीं, क्योंकि चंद्र प्रकाश चौधरी तो गिरिडीह के सांसद हैं, तो ऐसे 5 बड़े काम आप क्या गिनाएंगे उनको, ताकि आपको लगे कि नहीं, ये साइलेंट वोटर जो है वो मेरे पक्ष में मतदान करेगा? देखिए, एक तो हमारा जो पब्लिक जो वोट करती है जी। वो केवल उम्मीदवार को देख के वोट नहीं करती है, एक बात। दूसरी बात है कि जब वो हमारे सरकार के एक अंग हैं, एनडीए का, वो बिल्कुल हमारे अलायंस पार्टनर हैं, तो एनडीए के द्वारा जो काम होता है उस काम को हम फोकस करते हैं, न कि केवल आजसू का फोकस करते हैं और न बीजेपी का करते हैं। क्योंकि वो एलाइज हमारे पार्टनर हैं, जहाँ भी हमारा वैसा ज़रूरत पड़ा वहाँ हमारे सांसद भी हमारे साथ खड़ा रहे। तो इस प्रकार से और एनडीए के द्वारा जो काम हुआ वो हम फोकस करते हैं। अब है कि आपने जो कहा कि आप ये क्या क्या आप गिनाना चाहेंगे, तो एक तो देखिए लोकसभा बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है। अभी गिरिडीह में बहुत काफ़ी सड़कें जो है इन्होंने बनाने का काम किया। रेलवे का जो कनेक्टिविटी है वो अच्छा नहीं था, उसको भी इन्होंने और करने का काम किया। कहाँ की रेलवे, मतलब? गिरिडीह। हाँ, और बाकी अभी तो पूरे लोकसभा का हम अभी नहीं कह सकते कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है। और वहाँ भी जब भी कोई ऐसी सरकारी मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग्स में भी इन्होंने और वहाँ के मुद्दों को और उठाने का काम किया और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बताने का काम किया, गाइडलाइन देने का काम किया कि ये काम आपको करना है। तो हमारे नॉलेज से जो जो काम अभी हुआ है उन्होंने कहा भी है कि हम लोग भी अभी बता रहे हैं, और उन्होंने भी कहा है कि अब जब हमारा दौरा हो रहा है उन्होंने भी कहा है कि हम क्या क्या काम किए हम सब बताएंगे और बता भी रहे हैं। तो अब जो है आने वाले दिनों में जनता भी अब जान रही है कि अब उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सांसद जो है ये भी काम किए हैं। अब थोड़ा कम हो और कम या बेसी हो एक अलग चीज़ है, लेकिन एनडीए का हमारा पार्टनर है, तो एनडीए के द्वारा जो उपलब्धि है हम उसको भी गिनाने का काम करते हैं। हम एक दो बहुत महत्वपूर्ण सवालों पर आते हैं, है ना। एक तो ये कि चूंकि आप संयोजक हैं, है ना, और तमाम समीकरणों को आप देख रहे होंगे, एक हालिया एक शख्स जो है वो आंदोलन के गर्भ से पैदा हुआ और गिरिडीह संसदीय सीट से ही चुनाव लड़ने जा रहा है, नाम जयराम महतो है। आप इस पर टिप्पणी करना चाहें नहीं करना चाहें, मैं बस आपसे आपका बयान चाहता हूं इस पर। क्या लगता है, चूंकि संसदीय सीट में, गिरिडीह संसदीय सीट में जो तीनों प्रत्याशी हैं उनका वोट बैंक मोटा मोटी एक ही है ना। जेएमएम का एक ये है कि उसमें मुसलमान और आदिवासी प्लस एडेड हैं, जो 36% वोट बैंक है। आजसू का भी अगर देखें तो उसी कैंडिडेट जो है उसी वोट बैंक से आते हैं। एक वोट बैंक अगर ना कहा जाए, लेकिन जातीय समीकरण वही है। क्या लग रहा है कि इस बार अंतर जो है वोट का वो आप लोग का इधर उधर होगा, या फिर एक डर भी है कि कहीं हम लोग लूज ना करें? देखिए, एक ये भी समीकरण चल रहा है। एक बात इसमें मेरा कहना है कि इस क्षेत्र में जो जिस जाति के वो लोग हैं, कुर्मी वोटर जिसको हम कहते हैं, कुर्मी वोटर्स की संख्या अच्छी है, नो डाउट। अगर वो वोटर अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के फेवर में जाता तो हमको हो सकता है कि हमको सोचना पड़ेगा कि हमको क्या करना है नहीं करना है। स्थिति हो सकता है कि थोड़ा कमज़ोर रहे। जीतेंगे ये तो तय है, लेकिन वोटर का परसेंटेज जो है वोट का वो कम रहे। लेकिन अब तीन उम्मीदवार जब खड़े हैं उससे, तो वोट का डिवीज़न, चूँकि तीनों आप जैसा बता रहे हैं, जैसे मथुरा महतो जी हैं जी, वो आपके जेएमएम के विधायक रहे कई बार के, टुंडी से। इसके बाद आपके चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं ही, वो चूँकि हमारे कैंडिडेट ही हैं, उनका जो वोट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जयराम महतो अभी इधर वो लॉन्च किए हैं नेता के रूप में, ठीक है, हमारी शुभकामना है उनको। लेकिन उनका अभी उन्होंने कोई बहुत काम कर दिया क्षेत्र में, ऐसा नहीं है।
इस तरह का एक भावनात्मक लगाव लोगों का होता है यूथ का। आप भी अगर राजनीति करने निकलोगे तो आपके साथ भी यूथ जुड़ जाएंगे। आर.के. सिंह आपने देखा होगा, बिहार में वो निकले तो उनके साथ भी जुड़ गए। लेकिन वोट की जहाँ तक बात होती है ना, वो लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यह व्यक्ति जीतने वाला है कि नहीं जीतने वाला है। वोट देने से हमारा वोट बर्बाद होगा कि हमारा वोट हम जिसके लिए कर रहे हैं वो हमारा सफल होगा। तो ये जनता सोचती है और वोटर भी सोचता है। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कि बाकी लोग जो है इस स्थिति में हैं। अब आगे को क्या होगा वो मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी की स्थिति है कि एक तो वोट का डिवीज़न इन लोगों का होगा, दूसरा है कि हमारा जो वोट 55% जो वैश्य कम्युनिटी का वोट है जिसको हम मानते हैं, जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर है, वो वोटर चंद्र प्रकाश चौधरी जी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि वो एनडीए के हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी तो रहेगा। एंटी इनकम्बेंसी पहले लोगों को लगता था, क्योंकि जब तक ये अपना इनकी उपस्थिति जहाँ नहीं रही, आप लोगों ने उनकी उपलब्धि को बताने का काम नहीं किया, या मोदी जी के से जोड़ के और एनडीए की उपलब्धि को लेके बताने का काम नहीं किया। अब इस प्रकार का एक मंथन सभी जगहों पर चल रहा है, और जो लोग इस तरह की बातें करते थे वो लोग भी अब समझ रहे हैं कि एकमात्र विकल्प इस देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी है, जो देश को सुरक्षित रख सकती है, भ्रष्टाचारियों से मुक्त रख सकती है और देश को सही दिशा में ले जाने की क्षमता रखती है। वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और जिन्होंने जिसकी सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी की उपलब्धि क्या है वो आप जानते हैं। पूरा विश्व आज नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है कि पूरे देश विश्व की रक्षा अगर कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। ये सबके लोगों के मन में ये बात है। अब कुछ इस तरह की बातें आती है जो विरोधी पक्ष के द्वारा और प्रचार किया जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है और इन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने ये काम नहीं किया। तो इस तरह की बातें जो विरोध पक्ष के लोग हैं वो तो करेंगे ही। तो लेकिन धीरे धीरे आप गलत बात बोल के ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकते हैं। अच्छा, जगन्नाथ महतो से ज़्यादा टफ कंपटीशन इस बार होगा या फिर जगन्नाथ महतो वाला कंपटीशन टफ था? 2019 वाला मुकाबला ज़्यादा टफ था कि 2024 टफ होगा? देखिए, अब ये मत कहिए कि टफ तो दोनों नहीं था, इजी था। टफ ने वो नहीं कर रहे हैं। चुनाव होता है। हाँ। लेकिन 2019 में हमारी जो स्थिति थी और 2024 में हमारी जो स्थिति है, ये 5 साल का जो अंतर है, और ये 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो बताने की बात नहीं है। कोई भी एक बच्चा भी गिना देगा। तो 56% वोट शेयर था पिछली बार गिरिडीह सीट पर आप लोगों का। हाँ, इस बार कितना बढ़ेगा या कितना घट सकता है? 56% वोट परसेंट था। इस बार आपका 70+ होगा, ये आप मान के चलिए। 70% वोट शेयर लेके आएंगे? बिल्कुल। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे होंगे वो सही ही कह रहे होंगे। हालांकि ये सब कुछ तय भी होगा जब इस पूरे संसदीय सीट पर आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार शुरू होंगे, चुनाव अभियान शुरू होंगे। कई चीज़ें भी होनी बाकी है। आज जब हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब जेएमएम ने अपने कोटे से मथुरा प्रसाद महतो का नाम आधिकारिक तौर पर उनका नाम अनाउंस किया है। वे यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। त्रिकोणीय मामला है, पर कौन डेंट लगाने की स्थिति में होगा, कौन इस सीट को फतह करेगा और किसके हिस्से ये सीट आएगी, ये अभी फ़िलहाल जो ये स्याह सवाल है वो अभी फ़िलहाल भविष्य के गर्भ में है। ये बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा चुनाव के नतीजों के बाद। तो हमने इस पूरी बातचीत में एक बीजेपी के गिरिडीह सीट पर बीजेपी के संयोजक से ही यह समझने की कोशिश की कि बीजेपी क्या प्लान कर रही है, किन किन स्तरों पर काम हो रहा है, उनका वोट शेयर बढ़ेगा घटेगा। जरा महतो कल भी हमने बात की और इसके साथ साथ हमने मथुरा प्रसाद महतो को लेकर भी बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आएगा कि अभी फ़िलहाल गिरिडीह सीट पर क्या वर्तमान सियासी समीकरण है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूँ आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।